कर दिए शुरू? ब्लड तो नहीं आ रहा ना यार? तो बेटा आइए वेव स्टार्ट करते हैं। बेटा वेव्स का रिवीजन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो वेव्स बेटा है क्या बेटा? ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स। जो चीज यहां हो रही है वही यहां होगी, वही यहां होगी, वही यहां होगी और वही बाद में आगे होगी। ठीक है, तो वही चीज जब रिपीट करती है कुछ टाइम बाद तो बेटा उसको बोलते हैं वेव्स। अब बेटा स्ट्रिंग वेव्स की कहानी बेटा चालू करनी है। बेटा देखो यहां पर जो वेव की इक्वेशन होती है ना बेटा जो वेव की इक्वेशन होती है ना वो इस तरीके की होती है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, या के एक्स प्लस ओमेगा टी। यहां पे प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है ना, या तो ये ए हो सकता, मतलब साइन के बदले कॉस भी हो सकता है, के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो ये इस तरीके की वेव की इक्वेशन होती है। एक्स का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, टी का पड़ोसी 2 पाई एफ से आप लैम्डा और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और अगर आपको वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी हो बेटा, जब के एक्स माइनस ओमेगा टी होती तो वेव चलती पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जब के एक्स प्लस ओमेगा टी होती तो वेव चलती है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। प्रवीण बेटा समझ में आता जा रहा है? तो बेटा जब के एक्स प्लस ओमेगा टी होती तो बेटा वेव चलती है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और के एक्स माइनस ओमेगा टी होता तो वेव चलती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी को बहुत शानदार तरीके से आप जीरो कर देंगे, वहां से आप एक्स बाय टी निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा ओमेगा बाय के। अभी इन लोगों के पेपर में बेटा, मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया था बेटा, वेव की इक्वेशन गिवन थी लेकिन ईएम वेव की, और पूछा था ईएम वेव की वेलोसिटी। तो बेटा जो के एक्स प्लस ओमेगा टी वाला पोर्शन था उसको जीरो कर देंगे। कई बार वेव का क्वेश्चन आपको ईएम वेव में दिखाई दे जाएगा, तो आपको घबराना नहीं होता, करने का तरीका वही रहेगा, करने का तरीका वही रहेगा। अब देखो बेटा जब एक वेव ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बेटा एक पतली रस्सी की मोटी रस्सी अगर आप हिला रहे हो तो जितनी बार यहां हिलाओगे उतनी बार ही मोटी रस्सी हिलेगी। हाँ डेफिनेटली कुछ एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, कुछ एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, पर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। तो बेटा जब एक मतलब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, है ना, वेवलेंथ चेंज होगी। क्यों? क्योंकि मतलब आप समझो ना बेटा v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी। तो बेटा अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, क्योंकि ये क्वांटिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब बेटा देखो आपका ना एक क्वेश्चन आता है जिसमें रस्सी लटक रही है अपने ही वेट से, और बेटा कुछ कुछ पूछ लेते हैं, यहां पर वेवलेंथ है तो यहां पर वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ के रेशियो पूछ लेते हैं अलग अलग जगह पे। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, बेटा ये मेंस में भी क्वेश्चन आया था तो इसलिए अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो दोस्त मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव होती क्या? वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग होती है अंडर रूट टी बाय म्यू। अंडर रूट टी बाय म्यू देखो समझ भी सकते, थोड़ा सा फील भी आ रही है। टेंशन ज्यादा होगी अगर आपने झटका मारा, टेंशन ज्यादा होगी तो टेंशन का कंपोनेंट ज्यादा, अगर रस्सी जल्दी जल्दी उठ जाएगी। पर अगर मान लो डेंसिटी कम हुई, पतली रस्सी होगी तो भी तो जल्दी जल्दी वेव चली जाएगी। इनर्शिया कम हो तो भी वेलोसिटी ज्यादा होगी, फील आ रही है। तो अंडर रूट टी बाय म्यू, वेयर म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, वेयर म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, तो अंडर रूट टी बाय म्यू दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव। अब बेटा किसी भी एक्स पे अगर आपको वेलोसिटी बतानी तो कैसे बताएंगे? m बाय एल एक्स जी। ये क्या हो गई दोस्त? टेंशन। ये क्या हो गई? टेंशन। कैसे? एक्स पे टेंशन, ये कैसे हो गई बेटा? एल लेंथ का मास m है, एल लेंथ का मास m है, एक्स लेंथ का क्या हो जाएगा? 1 लेंथ का m बाय एल, एक्स का m बाय एल एक्स इंटू जी। जितना वेट आ रहा है उतनी ही तो टेंशन होगी यहाँ पे, तो ये टेंशन होगी। और m बाय एल ही तो मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी बेटा? अंडर रूट जी एक्स। ठीक है, और बेटा इसको अगर मैं कंपेयर करूं x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या बताओ दोस्त? 0। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax से कंपेयर करूंगा तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा? g/2। कितना एक्सेलरेशन होता है? g/2। तो अगर कोई पूछे यहां से पल्स को यहां तक जाने में टाइम क्या लगेगा, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं क्योंकि बेटा मेंस में है। तो बेटा देखिए मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, बस मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं। एक्स पे आपने टेंशन निकाली m बाय एल एक्स जी, अंडर रूट टी बाय म्यू से वेलोसिटी निकाली, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax से कंपेयर किया, एक्सेलरेशन आ गया g/2। अब अगर एक्सेलरेशन दोस्त g/2 तो टाइम जाने में क्या लगेगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ g/2 टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? l। तो यहां से बेटा टाइम आ जाएगा 2 अंडर रूट एल बाय जी। क्या टाइम आ जाएगा? 2 अंडर रूट एल बाय जी। अब जो क्वेश्चन नीट में पहले आया हुआ है और जो मेंस में आया हुआ है इस चीज पे, वो ये था m1 मास का ये है और m2 मास की रस्सी है। ठीक है, अब यहां पर हमने पल्स जनरेट करी, यहां पर वेवलेंथ λ1 है और जब यहां पहुंची तो λ2 गई। तो पहले बताओ λ2 बाय λ1 वहां पर पूछा था, पहले तो बताओ λ2 बाय λ1 ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1? बेटा टेंशन यहां ज्यादा होगी या यहां पे, क्योंकि यहां पे ज्यादा वेट हो गया। तो टेंशन ज्यादा होगी तो अंडर रूट टी बाय म्यू से वेलोसिटी ज्यादा तो बेटा वेवलेंथ ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। दोस्त कह दो आ गया। अब बेटा यहां पर वेवलेंथ अपॉन यहां पर वेवलेंथ, λ2 बाय λ1, ये पूछा है क्वेश्चन। λ2 बाय λ1 हो जाएगा v2 बाय v1,
नहीं है। और v क्या होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, और म्यू तो सेम ही, तो अंडर रूट टी टू बाई टी वन, और T2 क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 जी, और T1 क्या हो जाएगा, यहां पे टेंशन क्या हो जाएगी m1 जी, तो अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 बाय m1, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले का नीट का है वो क्वेश्चन है ये, है ना। तो बेटा अगर यहां पे और यहां पे अगर आपसे पूछी गई है वेवलेंथ का रेशियो, तो बेटा वेवलेंथ और बेटा वेलोसिटी का रेशियो सेम होता है, क्योंकि बेटा फ्रीक्वेंसी में चेंज आता नहीं, v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, v1 बाय v2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ये बात समझ में आ गई। और v क्या होता है अंडर रूट टी बाय म्यू, म्यू तो सेम ही, मास पर यूनिट लेंथ जो यहां है वही यहां है, तो अंडर रूट टी टू बाई टी वन आ गया। अंडर रूट टी टू बाई टी वन क्या हो जाएगा दोस्त, m1 प्लस m2 जी अपॉन m1 जी, भाई आ गया, वेरी गुड, है ना। जी को भी काट दिया क्योंकि जी भी सेम है, क्योंकि जी भी सेम है, कह दो आ गया समझ में यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद बेटा जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है किसी वेव की, वो क्या होती है, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। बेटा दो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अगर पूछ ले कोई आपसे कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो बेटा एक होता है डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, मतलब ये खाली एक इक्वेशन है, डेल वाई बाई डेल टी इज माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स, ये आपको याद रखना है ना। ये वैसे तो बेटा देखो बहुत रेयर चीज है, डेल वाई बाई डेल टी इज माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स, जो रस्सी वाला खेल बताया वो भी बेटा रेयर चीजें हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा स्टैंडिंग वेव, इक्वेशन ऑफ वेव से आपको वेवलेंथ पूछ लेंगे, वेलोसिटी पूछ लेंगे, फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पलीट्यूड पूछ लेंगे, जो बाहर खड़ा हुआ है ना ए वो एम्पलीट्यूड था, है ना। तो अब बेटा डेल वाई बाई डेल टी आ गया माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स, एक इक्वेशन, और दूसरी होती है डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज वी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज वी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, क्या तो याद हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत शानदार, है ना। अब बेटा देखो एनर्जी क्या होती है वेव में, बेटा अगर कोई एक वेव चल रही है तो हर एक पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, बराबर होती है, हर एक पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। बेटा एक ट्रैवलिंग वेव में जब एक सिंगल वेव चल रही होती, जब एक सिंगल वेव चल रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बेटा गुंजन क्या होती है बेटा, हर एक एलिमेंट की बराबर। जैसे ये अगर ये वेव जा रही है आगे, एक सिंगल वेव है, तो बेटा हर एक छोटे छोटे पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। तो डी यू डी के बराबर होते हैं, हर एक पार्ट का डी यू और डी के क्या होता है, बराबर होता है। और डी के होता क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, म्यू वन लेंथ का मास, डीएक्स का मास हाफ म्यू डीएक्स, और पार्टिकल की वेलोसिटी वीपी स्क्वायर, है ना। जस्ट आपको लिख दिया ये, इसमें बस आपसे पूछ सकते हैं फॉर अ ट्रैवलिंग वेव पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल इज सेम। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो आपको खट से टिक करना आना चाहिए, पर यही अगर सुपरपोजिशन हो जाएगा, हेलो, यही अगर सुपरपोजिशन हो जाएगा, ये तब ट्रू है जब एक सिंगल वेव होगी तो हर एक पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, पर जब सुपरपोजिशन होता है तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा हो सकता है सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल हो या सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक हो। जैसे अगर ऐसे दो वेव अगर आ रही हैं सामने सामने और ये मिलकर बन गई एक बड़ी वेव, तो इस टाइम क्या हो जाएगा, जब बड़ी बन गई ना तो इलोंगेशन ज्यादा हो गया, तो सारी की सारी एनर्जी यहां पे पोटेंशियल है, काइनेटिक क्या हो जाएगी जीरो। पर अगर मान लो दो वेव ऐसे आ रही है, एक इधर से और एक नीचे से, जब ये दोनों मिली तो स्ट्रेट हो गई रस्सी, यहां पर दोनों मिली और रस्सी स्ट्रेट हो गई, तो बेटा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई और सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, काइनेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो रस्सी स्ट्रेट हो गई तो काइनेटिक, रस्सी बड़ी शेप ले ली तो क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल, क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल। ओए लक्की पुत्र आ रहा है, वेरी गुड। हाँ तो बेटा मैंने आपको बता दी एनर्जी के बारे में, है ना दोस्त। मैं फिर से बोल रहा हूं कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, लेकिन जस्ट मेरा धर्म है, मेरे को सब कुछ बताना है ना। तो क्योंकि आधे घंटे में मैं आपको पूरा वेव्स बता दूंगा, तो आधे घंटे में जितनी बातें आ सकती हैं उतनी सारी बता रहा हूं, और सारी की सारी बातों को हिट कर रहा हूं कि अगर मान लो कि अगर आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो भी आप बना पाए, ठीक है। अगली चीज प्यारे बच्चों आती है पावर ट्रांसफर। बेटा जो पावर जो ट्रांसफर होती है ना बेटा, वो होती है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी। हमको एवरेज पावर निकालनी होती है, और एवरेज पावर क्या आती है, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी। पी से पूसी कैट, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्याऊ वी, है ना। और इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया, है ना। आई करने वाले क्या करते हैं, आई करने वाले क्या करते हैं, रोते रहते हैं। क्या करते हैं, रोते रहते हैं। अरे हाँ ना बोलो यार। तो आई में रो आता है, पी में पूसी कैट में म्याऊ आता है ना। तो पी में म्यू और आई में रो बेटा लगभग एक तरीके से इंटेंसिटी होती है बेटा 1 एरिया से 1 सेकंड में जो एनर्जी फ्लो होती है। दिस इज ट्रू फॉर साउंड वेव्स एज वेल एज फॉर स्ट्रिंग वेव्स, है ना। तो जो पावर ट्रांसफर है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी, एवरेज पावर ट्रांसफर होती है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी। एवरेज इंटेंसिटी होती है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी। आई करने वाले मैं करने वाले रोते रहते हैं। हाँ ना बोलो भाई, आ गया, बहुत शानदार। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर,
ठीक है। अब बेटा अगर एक रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है, एक रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है पलटी मार के आती है, और फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो बेटा वापस सीधी आती है। अगर आपके पास इक्वेशन है, मान लो y इक्वल टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी, और अगर आपको निकालनी है रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन निकालनी है? अगर फिक्स्ड बाउंड्री से निकालनी है तो बेटा आपको क्या करना है? फिक्स्ड बाउंड्री के लिए क्या करना है? x के बदले माइनस एक्स लगाना है, साइन माइनस kx प्लस ओमेगा टी, और साथ में एक नेगेटिव बाहर भी लगाना है। अगर फिक्स्ड बाउंड्री है, अगर फिक्स्ड बाउंड्री है तो बेटा पलटी मार के भी आएगी ना। पहले तो मेरे को ये चाहिए जो वेव नेगेटिव में जा रही है वो पॉजिटिव में आ जाए। वो कैसे करा? x के बदले माइनस एक्स करके, और पलटी में मारनी है, जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसको नेगेटिव करना है, इसलिए मैंने आगे भी माइनस लगा दिया, है ना। और अगर फ्री बाउंड्री होती तो खाली अंदर माइनस लगाता, बाहर माइनस नहीं लगाता। क्या दोबारा लिख के बताऊं? ये आ गया बेटा। फिक्स्ड बाउंड्री में अंदर भी माइनस लगाना है, x के बदले माइनस एक्स करना है, और बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है। और फ्री बाउंड्री में बाहर माइनस नहीं लगाना होता है, और कई बार बाहर माइनस लगाने को बोल देते हैं, प्लस पाई कर देते हैं, माइनस नहीं लगाते हैं, प्लस पाई लिख देते हैं। तो आपको इक्वेशन पहचाननी आनी चाहिए, है ना। ये हो गई एक बात। अब बेटा इसके बाद आती है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव बेटा कब बनती है? स्टैंडिंग वेव बनती है जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, सेम वेवलेंथ की सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो क्या बनती है? स्टैंडिंग वेव। क्या बनती है? जहां पर कुछ पार्टिकल हमेशा रुके रह जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं नोड, है ना। सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग होते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है बेटा इस तरीके से स्ट्रिंग नाच रही होती है। याद आ गई, है ना। ऐसे किसने सिखाया था बेटा आपको? करीना आंटी ने, याद है। ये इश्क है, बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, है ना, वो जब वी मेट। तो बेटा बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि बेटा ऐसे ऐसे रस्सी नाच रही होती है, ऐसे ऐसे रस्सी नाच रही होती है ना। मैंने क्लास में करके दिखाया था वो स्लिंकी से, याद आ रहा है आपको? तो बेटा ऐसे ऐसे रस्सी नाच रही होती है, जब एक लूप इधर को होता है तो दूसरे लूप के पार्टिकल अपोजिट में होते हैं। क्या ये बात याद आ गई है? ऐसे ऐसे चलते मतलब अपोजिट में, हाँ ना बोलो यार। अब ज्यादा शेप बनाएंगे तो आपको लगेगा नाच रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा ड्रामा करेंगे नहीं। तो बेटा अब देखो स्ट्रिंग, बेटा दो केस में मेरे को पढ़ना है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड और स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड, या स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, या स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। दोस्तों समझ में आता जा रहा है। अब बेटा जब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड होती है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? v/2l। क्या होती है? दोनों एंड फिक्स है, दोनों एंड। और फिक्स्ड एट वन एंड होती तो v/4l आती। क्या आती बेटा? v/4l, है ना। तो v/2l और v/4l बहुत शानदार तरीके से देखिए। अब यहां पे आपके सामने भानु आते हुए, है ना, और साथ में थोड़ी ली कह रहे हम भी आएंगे, नींद आ रही है, और थोड़ी थोड़ी दौड़ के आ जाओ, तुरंत से दौड़ के, यू नीड टू रन। आपको फील करना है गोली आपका पीछा कर रही है। ग्रे बाटली का क्या कमाल मिट हो रहे हैं, देखिए बहुत ही शानदार, गजब। अब ये देखिए इन्होंने दुकान खोली, वेरी गुड। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। भानु बहुत बढ़िया तरीके से चमकाते हुए बोर्ड को। भानु बेटा तुम बहुत स्लो हो लेकिन यार, आज तुम्हारा बहुत छोटा है। अरे यार तुम ये कपड़ा उधर से लेके आए तो कम बखत 2-3 कपड़े लेके आते, बदतमीज के। कौन लेके आया था? आदित्य लालू घोटालेबाज। चलिए हाँ, ये चाहते हैं भाई एक ही आदमी मिटो मस्ती से। चलिए हाँ बेटा तुम खड़े जाओ। भारत भूषण, तो भारत भूषण बेटा मैं तुमको बस ये बताना चाह रहा हूं बेटा, अब बेटा बात करनी है बेटा स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। मैं लिखूंगा नहीं, ये फिक्स्ड एट बोथ एंड है। या तो एक लूप बनेगा, या 2 लूप बनेंगे, या 3 लूप बनेंगे, है ना। अब रात तक मैं बनाऊंगा नहीं, 3 बहुत हो गए। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है v/12, इसकी होती है 2v/12, और इसकी होती है 3v/12, है ना। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे वो ऑसिलेट कर सकती है बेटा, वो क्या होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये सेकंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक। अरे बोलो आया यार, फंडामेंटल, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। और बेटा इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड ओवरटोन। क्या थर्ड ओवरटोन लिखूं? नहीं लिख लेता हूं, क्या दिक्कत क्या है ना। मेरे पास टाइम ही टाइम है, आधे घंटे में खत्म करना है बस। कह दो आ गया यार भाई, कह दो आ गया प्लीज, कह दो आ गया यार। और यही बेटा बीमारी आती है उसमें ओपन पाइप में, जब पाइप ओपन एट बोथ एंड होता है तो ऐसा बनता है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होता है, लेकिन यहां पे बस फर्क क्या होता है? एल के बदले l+2e लिखना होता है, तो v/2l+2e। देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर एंड करेक्शन ना दिया हो ना पूछा हो तो इग्नोर करना होता है, लेकिन अगर एंड करेक्शन दिया हो या रेडियस दिया हो तो बेटा एंड करेक्शन होता है 0.3d। क्या होता है बेटा?
कुछ एंटी नोड थोड़ा सा बाहर आके बनता है ना। और अगला क्या है 2v/2l 3v/2l और l के बदले l+2e यार कह दो आ गया। ये फंडामेंटल मोड है, फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन है, थर्ड ओवरटोन है, ये फंडामेंटल मोड है, सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक है। कैसे पता लगेगा? तीन फ्रीक्वेंसी को अगर आपको दे दिया जाए, ये दिए 20 40 60, बताओ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड की है, फिक्स्ड एट वन एंड की है। जब पढ़ाया स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है तो फिक्स्ड एट बोथ एंड ही होगी, 1:2:3 के रेशियो में आ रही है, 20 20:2 20:3, ऑड इवन हार्मोनिक दोनों, तो इसका मतलब फिक्स्ड एट बोथ एंड। अच्छा अगर मान लो इसके बदले ये होती तो 20:6 20:7 20:8, और तब भी ऑड इवन हार्मोनिक दोनों आ रहे हैं, ऑड इवन हार्मोनिक। और जो बेटा ये किसका टेबल लिखा हुआ आपको वो पहचानना होगा, किसका टेबल है ये? 20 का टेबल है। किसका टेबल है? 20 का टेबल है। अभी मैं एक आध क्वेश्चन बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। और ऐसा गंदा मुंह ना बनाए राजश्री, बदतमीज। अच्छा अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड होती तो बेटा ऐसे ऐसे बनता ना, आधा लूप बनता है ना। और अगर अगला वाला क्या होगा? ऐसा बनेगा। इसमें बेटा पाइप में क्या बनता है अगले वाला? लकी कंट्रोल। हाँ अब बेटा ये v/4l, ये 3v/4l, ये 5v/4l, v/4l 3v/4l 5v/4l, लेकिन यहां पे l के बदले l+e आएगा, लेकिन यहां पे l के बदले l+e आएगा, कह दो आ गया। तो इसमें v/4l 3v/4l 5v/4l ओनली ऑड हार्मोनिक, ओनली ऑड हार्मोनिक आया। 3v/4l 5v/4l 5v, तो बेटा देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या? v/4l, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, खाली ऑड हार्मोनिक आ रहे हैं। तो अगर रेशियो आ जाए 3:5:7, तीन कंसेक्यूटिव का, 7:9:11, इसका मतलब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड की कहानी, इसका मतलब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड की कहानी। दोस्त समझ में आती जा रही बात? वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय। अब देखो बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। हेलो बेटा भारत भूषण समझ में आ रहा है? बैठो आराम से, बैठो थोड़ी, तुम भी बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अब देखो यहां पे l के बदले l+e आना चाहिए। तो बेटा देखो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड और स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड हो, दोनों की लेंथ बराबर हो, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक की v/2l आएगी और दूसरे की क्या आएगी? v/4l। दूसरे की क्या आएगी? v/4l आएगी। नहीं आया अभिषेक? तो बेटा देखो एक की फ्रीक्वेंसी से दूसरे की फ्रीक्वेंसी हाफ होगी, लेकिन पाइप में ऐसा नहीं है क्योंकि ये v/2l+2e है और ये v/4l+e है। करो इसका हाफ, मिलेगा सेम ना। तो ये बात स्ट्रिंग के लिए ट्रू है, पाइप के लिए ट्रू नहीं है, पाइप के लिए ट्रू नहीं है। और बेटा जो क्लोज्ड पाइप होता है उसकी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है बेटा? रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। वेरी गुड। तो बेटा रेजोनेंस कॉलम ट्यूब का क्वेश्चन करने से पहले बेटा मैं आपको याद दिलाता हूं, 75 350 490। हाँ अब बेटा इनको देखते कैसे पहचानोगे कि बेटा ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड की है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड की है, या पाइप ओपन एट बोथ एंड की है, पाइप ओपन एट वन एंड की है। तो बेटा कैसे पहचानेंगे? इनका रेशियो लेंगे। क्या लेंगे? तो जैसे ही आप रेशियो लोगे दिस इज टू दिस, तो आपको क्या दिखेगा? 0 काटो, 7 5 35, 7 7 49, और बेटे की ऑड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। बोथ एंड होते हैं तो मतलब दोनों एंड, मतलब ऑड इवन दोनों आएंगे। फिक्स्ड एट वन एंड, वन ऑड, तो कहते खाली एक ही तरीके के आएंगे, वो भी ऑड। कौन से आएंगे? ऑड। अरे हाँ ना बोलो यार, वो एमआर बैच के अकॉर्डिंग उसने डिसाइड किया खाली ऑड ऑड, जैसे आड़े तिरड़े से चेहरे हैं वैसे ही बच्चे होने, वैसे ही हमारे भी नंबर्स होंगे। अरे अजीत बेटा समझ में आ रहा नहीं यार? खड़े हो अजीत, तुम चुपचाप से फटाफट से। अच्छा अब बेटा देखो अगर कोई मेरे से कहता है ये है, अब बेटा कैसे पहचानोगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या? वेरी गुड, सृष्टि बताएगी। शाबाश सृष्टि, खड़े जाओ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें? 70, जिसका टेबल है, जिसका बेटा ये 5 टाइम्स है, हाँ हाँ। अच्छा देखो बेटा बात बहुत ध्यान सुनो। हेलो, कैसी बात करते हैं यार। अच्छा बेटा देखो मेरे पास टाइम नहीं, प्राजक्ता तुम खड़ी जाओ, तो तुम प्राजक्ता बेटा अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड है तो बेटा ये ऑड हार्मोनिक्स है, मतलब टेबल में ना 70:5 आया, 70:7 आया, 70:9 आया, तो जो डिफरेंस है ना बेटा वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है, तो डिफरेंस कितना रहा? 140। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अपॉन 2। पर अगर यही मान लो ये होता है 350 420
490। अब जब रेशियो लोगे तो क्या आएगा? 7 5 7 6 7 7। ओ 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स ऑड इवन हार्मोनिक दोनों आ रहे, तो क्या बेटा? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, है ना, या पाइप ओपन एट बोथ एंड। तो बेटा जो डिफरेंस है ना वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसमें डिफरेंस का हाफ। जब खाली ऑड आ रहे हैं, जब खाली ऑड आ रहे तो डिफरेंस का हाफ, है ना। और जब दोनों ऑड इवन दोनों आ रहे हैं तो खाली जो डिफरेंस है वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। बेटा मुक्की याद रख लोगे ये बात। बेटा देखो अगर 70 इंटू 5 है, 70 इंटू 7 है, तो मतलब 5 से 7 पे जाने में 2 बार 70 जोड़ रहे हो ना यार, 2 बार 70 जोड़ रहे हो ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दुगना जोड़ रहे हो ना यार। नहीं है 70 इंटू 5 से 70 इंटू 7 पे जाना है तो 2 बार 70 जोड़ना पड़ेगा ना यार, टेबल तो लिखने आते ही हैं। और अगर 5 6 7 ऐसा आ रहा है रेशियो, तो इसका मतलब खाली जो डिफरेंस है वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसमें डिफरेंस का हाफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मेरे को आ गया, मेरे को लगता है आपको भी आ गया, है ना। तो बेटा अब इसके बाद बेटा बात आती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा स्टैंडिंग वेव्स चल रहे, तो स्टैंडिंग वेव्स साथ में इसका भी कवर कर दिया आपके साथ साउंड वेव्स का, क्योंकि बेटा कर तो रिवीजन रहे। बेटा इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती वो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। क्या थी बेटा? पानी भरा हुआ है, छेद कर दिया, पानी निकलता जा रहा है। पहला रेजोनेंस आया L1 लेंथ पे, कहां पे आया? तो L1 प्लस E इज इक्वल टू लेमडा बाय 4 L2 प्लस E। अच्छा दूसरा रेजोनेंस, यहां तक पानी था, अब पानी गिरने दी, दोबारा रेजोनेंस आ गया। कहां पे? पाइप और बड़ा ले लो, तो L2 प्लस E इक्वल टू 3 लेमडा बाय 4। डिफरेंस ले लो अब इन दोनों का। L2 माइनस L1 क्या हो जाएगा? लेमडा बाय 2। क्या हो जाएगा? यहां से बेटा लेमडा निकाल लेंगे, v इक्वल टू एफ लेमडा से वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या आ जाएगी? v इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा क्या है? ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, है ना। और ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है। कभी कभी आपसे पूछ लेंगे एंड करेक्शन क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो। करूं? कर लेते बिल्कुल। 3L2 माइनस L1, 3E माइनस E 2E। मेरे को लगा कुछ गड़बड़ कर दी, 3 से मल्टीप्लाई कर। अरे ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या कर रहा है यार? कोई बात नहीं। L2 माइनस 3L1 माइनस 2E इक्वल टू 0। तो E क्या आ जाएगा? L2 माइनस 3L1 बाई 2। हाँ ना बोलो, एंड करेक्शन आ गया। अच्छा कोई पूछ ले थर्ड रेजोनेंस कब होगा? जब एक लूप और बढ़ जाएगा, और लूप लेंथ के L2 माइनस L1, तो L2 में L2 माइनस L1 और जोड़ दो। क्या दो? आ गया। हाँ ना बोलो यार। नहीं आया, मोनू को नहीं आया, आ गया सबको आ गया। तो बेटा ये हुआ स्टैंडिंग वेव्स का खात्मा। चलिए बढ़ते हैं साउंड वेव्स में और आगे। कितना हो गया? मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में खत्म करना है, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। साउंड वेव में सबसे पहली चीज क्या आती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या आती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड वेव में सबसे पहली चीज आती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड बेटा क्या होती है? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा। वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे निकालते हैं? हेलो दीपक बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होती है? अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। क्या होती है बेटा? अंडर रूट, और गामा क्या? वही सीपी बाय सीवी, वही थर्मोडायनेमिक्स वाला अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। बेटा गामा क्या? सीपी बाय सीवी। बेटा दोस्त बागा मेरी मदद करते जाओ बेटा। गामा आर टी बाय एम, गामा आर टी बाय एम। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जिस दिन ड्राई होगा उस दिन बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा आएगी, जिस दिन बेटा ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तब ज्यादा आएगी। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो मतलब पानी का कंटेंट ज्यादा है, पानी का कंटेंट ज्यादा है। अब बेटा अगर पानी का कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि बेटा एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 29, उसमें 18 वाली चीज मिला दोगे तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कम तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्या दो? आ गया, है ना। और गामा बेटा हमको क्या लेना होता है? क्योंकि बेटा एयर में ज्यादा गैसेस डायटोमिक ही है। अगर मेरे को एयर कह रहे तो डायटोमिक के हिसाब से 7/5। लेकिन अगर कोई कह दे कि भाई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी प्रेजेंट है, बेटा गामा जो होता है ना वो होता है F+2/F। और F की वैल्यू क्या होती है? मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5 और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6। लेकिन कोई कहता है अगर मोनोटॉमिक गैस है जिसमें एक वाइब्रेशनल मोड है, तो एक वाइब्रेशनल मोड का मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई कहता है पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और 2 वाइब्रेशनल मोड है। 2 वाइब्रेशनल मोड का मतलब क्या हो जाएगा? 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तो 10 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम 10। F+2/F से क्या जाएगा? गामा। अंडर रूट गामा आर टी बाय एम से क्या जाएगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। बेटा सबसे पहले जो साउंड वेव की वेलोसिटी निकाली थी वो किसने निकाली थी? न्यूटन ने। और न्यूटन ने जो बेटा निकाली थी, न्यूटन ने निकाली थी अंडर रूट बी बाय रो। बेटा देखो जो साउंड वेव की वेलोसिटी होती है वो तो अंडर रूट बी बाय रो होती है हमेशा।
पहले न्यूटन ने निकाली थी, न्यूटन ने माना था आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आई थी √P/ρ √RT/m। तो न्यूटन ने कौन सा प्रोसेस माना था बेटा, ये भी इनके में आया था क्वेश्चन, न्यूटन ने कौन सा प्रोसेस माना था, आइसोथर्मल। फिर लाप्लास साहब ने बताया कि ये तो एक्चुअली मैच नहीं कर रहा है एक्सपेरिमेंटली, तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक मानना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी साउंड वेव का प्रोपगेशन हो रहा है कि कोई हीट डिसिपेशन हो ही नहीं सकता, तो प्रोसेस मानना चाहिए एडियाबैटिक। कैसा मानना चाहिए, एडियाबैटिक। और बी की वैल्यू क्या होती है, गामा पी। क्या होती है बेटा, गामा पी। तो √γ/RT/m, γ/RT/m। तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, है ना। लाप्लास साहब ने सही निकलवाई, लाप्लास साहब ने सही निकलवाई। अरे दोस्तों आ गया, अरे आया या नहीं आया, आ गया, है ना। तो ये आ गया बेटा साउंड वेव की वेलोसिटी। अब देखो बेटा, और बेटा क्या इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अब जो बेटा बाकी रह गई है, दो चीजें हैं बेटा, एक है बीट्स और एक है डॉपलर। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होती है बीट फ्रीक्वेंसी। डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, f2 - f1। और अगर तीन सोर्सेज होंगे, जैसे n, n-1 और n+1, तो बीच वाला और कोने वाले का जो डिफरेंस होता है वो बीट फ्रीक्वेंसी होती है। n, n-1, n+1 की 1, n, n-2, n+2 की 2। जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होती है वो बीट फ्रीक्वेंसी होती है ना। एक्चुअली होता क्या, ये चल रहा है और दूसरे वाले का भी लेकिन थोड़ा डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी में। तो अभी साथ में तो तेज आई, लेकिन थोड़ी देर में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो आगे निकल जाएगा, हल्की आवाज आएगी, फिर तेज आ जाएगी। तो बेटा होता क्या, बार बार मैक्सिमा और मिनिमा सुनाई देते हैं एक ही जगह पे बैठ के, जिसको हम बोलते हैं बीट्स। क्या बोलते हैं, और बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, एक सेकंड में जितनी बार मैक्सिमा आता है उसको हम बोलते हैं बीट, उसको हम क्या बोलते हैं, बीट, है ना। तो बेटा बीट फ्रीक्वेंसी होती है f2 - f1। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, f2 - f1। जो डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी में वही बीट फ्रीक्वेंसी होती है, जो डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी में वही बीट फ्रीक्वेंसी होती है। छोटी छोटी बातें यूज करेंगे, कह देंगे एक वो है और एक स्ट्रिंग है, पियानो वायर है, कह रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 250 है, 4 बीट पर सेकंड आ रही है, और स्ट्रिंग को हल्का सा टाइट कर रहे हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, स्ट्रिंग को टाइट करने से बढ़ रही है। तो बेटा अगर या तो इसकी फ्रीक्वेंसी 254 रही होगी और या तो इसकी फ्रीक्वेंसी 246 रही होगी, 4 डिफरेंस होगा। टाइट करने से क्या होगा, टाइट करने से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, v/12 से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। टाइट करने से वेलोसिटी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो डिफरेंस बढ़ेगा। बीट फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो पहले 254 रही होगी, हाँ ना बोलो। या तो कह देंगे इसकी 250 है वायर की, और हमने क्या किया, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी 250 है और 4 बीट पर सेकंड आ रही है, तो या तो इसकी 254 रही होगी या रही होगी 246। अब बेटा कहेंगे हमने इस पे वैक्स डाला, वैक्स डालने से हमने देखा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो वैक्स डाला तो मास बढ़ गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगी 246 से, तभी डिफरेंस बढ़ेगा, तभी बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो ओरिजिनली क्या रही होगी, 246। फाइलिंग कर दी तो मास हटा दिया, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो बस इस चीज से बड़े आराम से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। ऐसा करेंगे, एक और अभी वीडियो अपलोड कर देंगे साथ में, जिसमें मतलब 10 क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट मतलब बीट्स के भी क्लियर हो जाएंगे, कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, फ्री कॉन्सेप्ट तो इतना सही है। अब बेटा इसके बाद आती है बात किसकी, डॉपलर की। डॉपलर में क्या होता है मेरे दोस्तों, डॉपलर में होता है जब रिलेटिव मोशन होता है ना, जब क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है जब, तो बेटा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग सुनाई देती है। हम वहां पर खड़े थे, हाईवे बड़ी तेज से ट्रक निकला करके आवाज, और जैसे हमको क्रॉस किया थोड़ी कम हो गई आवाज, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी पास आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है, तो दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है। तो बेटा देखो कोई भी डॉपलर में बेटा 4 केसेस है। व्हेन एवर देयर विल बी रिलेटिव मोशन, व्हेन एवर देयर विल बी रिलेटिव मोशन, अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, है ना। दिस इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। तो ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है बेटा, या तो ये पास आ रहे होंगे या दूर जा रहे होंगे। मान लो हवा भी चल रही है, हवा इधर को चल रही है, विंड की वेलोसिटी, तो f डैश आता है f वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस w हो जाएगा, क्योंकि विंड की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो गई। अब बेटा विंड किधर को भी चल रही है, पास में आ रहे तो बीट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ज्यादा सुनाई देगी। पास आ रहा है तो बढ़ेगी, vo ऊपर आता है क्योंकि LMNOP QRST o ऊपर आता है, s नीचे आता है। और यहां पर बेटा सोर्स पास में आ रहा है, बढ़ेगी, बढ़ेगी कैसे, जब डिनोमिनेटर घटता है तो वैल्यू बढ़ती है। बस ये सोच के आपको प्लस माइनस लगाने होते हैं। अगर मान लो ये दोनों दूर जा रहे होते हैं, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है vo से, सोर्स दूर जा रहा है vs से, तो बेटा क्या आएगा, f डैश इक्वल टू f, है ना। और मान लो हवा इधर को चल रही है, अब तो बेटा साउंड ने तो इधर को ही जाना, v से जाना था, अब विंड भी चल रही है, v प्लस w हो गई। साउंड की वेलोसिटी पहले तो v प्लस w हो गई, अब सोर्स दूर जा रहा है, घटेगी, घटेगी कैसे, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा। और
ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, घटेगी, घटेगी कैसे, जब न्यूमरेटर घटेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। और बेटा डॉपलर इफेक्ट अगर लाइट के लिए बेटा बात करूं तो खाली एक फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज वी रिलेटिव बाय सी। डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज वी रिलेटिव बाय सी। डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज वी, डेल्टा लैम्डा ये क्या है, शिफ्ट इन वेवलेंथ बाय लैम्डा, वी रिलेटिव बाय सी। बेटा ऑब्जर्वर जब पास में आता है तो फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा वेव्स कलेक्ट कर लेता है। सोर्स पास आता है, फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है, उसी लेंथ में वेव्स ज्यादा जाती हैं। सोर्स दूर जाता है, फ्रीक्वेंसी कम क्यों जाती है, क्योंकि जब वो दूर जाता है वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो उतनी ही लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स कम आती है। इसी के साथ बेटा वेव्स भी समाप्त होता है। थैंक यू।